मैं साहब सबसे पहले आपसे आगाज करता हूं सर। एक बात जो कि बुनियादी सबके जहन में आती है, वो हर एक ने, क्योंकि हम ये जरा इसी पे आ जाते हैं, यहाँ जॉइंट सेशन था, इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी पास हो गया, नैब कवानीन के अंदर तरमीमी पास हो गई, लेकिन ये तासुर जरूर उभर रहा है। अगर आप नैब तरमीम को भी देखें, अब मैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के, मैंने जब उनको एवेल्युएट करने की कोशिश की है एज अ कॉमन पाकिस्तानी, कुछ उसके अंदर तरमीम मुझे वाकई ऐसी लगी हैं जो कि कानून या आइन के टच स्टोन्स पे पूरा उतरती है, समझ आती हैं, लेकिन उनका एक बड़ा जो हैवी बेरिंग है वो इस चीज के ऊपर है कि जो लोग हाई प्रोफाइल के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे इन तरमीम के। और इमरान खान साहब क्या फिर हक बजानिब है ये कहने में कि ये तमाम रजीम आया इसीलिए, ये इनका एजेंडा ही एक है कि या अपने केसेस खत्म कराएं या कानून में तब्दीली करें ताकि इन्हें सियासी फायदा मिल सके? ये तासुर आज की एक्सरसाइज के बाद जोर पकड़ेगा या आपको लगता है कि नहीं, दीज चेंजेस वर ड्यू और ये होनी चाहिए थी? शुक्रिया मुनीब, बिल्कुल पकड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात है, पहली चीज ये कि अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं होते, हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं होते, वो लोग हुकूमत के कैबिनेट में नहीं होते जिन पे नैब के मुकदमात हैं, तो बात समझ में आनी थी कि आप वो कर रहे हैं। और उसमें भी मेरे नुक्ता नजर से एक बड़ी बुनियादी तरमीम तो आपने की नहीं, और वो थी नैब के चेयरमैन के गिर्द सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप प्राइम मिनिस्टर के अंडर ले आएंगे तो फिर उसकी इंडिपेंडेंस तो खत्म कर दिया आपने। फिर नैब एक गैर जानिबदार इदारा कैसे बनेगा? हमारा मुल्क का मसला ही ये रहा है कि हम शॉर्ट टर्म मेजर्स करते हैं, हम इदारों को बनाने की कोशिश नहीं करते, इदारों को अपने मातहत लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सीक्वेंस से देखें कि आते ही FIA में तब्दीलियां, एजेंसीज में तब्दीलियां, अफसरान में तब्दीलियां, ये सारे ऑप्टिक्स जो हैं ये इस हुकूमत के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके मुकदमात अभी खत्म नहीं हुए हैं। आप पे अभी चालान, आप पे जो है वो चार्जशीट आपके सामने आनी है, ये सारी चीजें आनी है। उससे पहले अगर आप ये इकदाम करेंगे तो इमरान खान के मौकिफ को तक़वियत मिलेगी। बट बदर साहब, एक फैक्टर ये भी तो है सर, आपने देखा है खुद अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, बेल ऑर्डर्स आए, प्रैक्टिस ये है कि जजमेंट्स लंबी नहीं होती, बेल ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर होते हैं, बट मेरे ख्याल में कोर्ट के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, परहैप्स दे हैड नो चॉइस। लंबी जजमेंट्स लिखी गई और लिखा गया कि किस तरह सियासी इंजीनियरिंग के लिए कानून और नैब ने खुद को इस्तेमाल करवाया। तो उस लिहाज से उस आर्गुमेंट को सामने रखा जाए तो फिर शायद लगता है कि ये अमेंडमेंट्स ड्यू थी, अगर ना होती तो फिर पता नहीं कब होती। और अगर अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर दे, बिल्कुल कर सकती है, ये दुरुस्त बात है आपकी, कर सकती है। जिसका मुझे खदशा है उसकी वजह यही बनेगी ना, क्योंकि आप नैब के मुल्जिम हैं और आप नैब में तरमीम कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा। मेरे ख्याल में बहुत इन हेस्ट कर रही हैं ये सारी चीजें। आपके पास सबसे बड़ा टास्क इस वक्त चीजों को होना चाहिए था कि मईशत को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं, लेकिन अगर आप इस तरह जाएंगे और राना सनाउल्लाह जिस तरीके से पहले इंटरव्यूज दे रहे थे, अब थोड़े से वो नरम पड़े हैं, जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद अगर आप कल इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कहा जाएगा क्या? जिस तरह आप खुद विक्टिम्स रहे हैं, जो विक्टिम्स रहते हैं उनको इन चीजों से सीखना चाहिए जब वो बाइख्तियार बने, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता। बट नो वन लर्न्स, कोई सीखता नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। मैं शहजाद साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामान के अंदर ना होना, फाइन, इट्स अ नंबर्स गेम, आउट नंबर हो जाते, लेकिन बिल्कुल ही मैदान खुला छोड़ दिया। डू यू थिंक कि ये इक्वेट कर सकते हैं हमें से कि हुकूमत के हाथ मजबूत भी किए जा रहे हैं समहाउ पार्लियामान से बाहर रह के, या किसी अगर एब्सटेन करने की सूरत तब आती कि पार्लियामान में होते और वोट ना करते, लेकिन बिल्कुल ही कौमी असेंबली से तो फारग हो गए हैं, इनवेरिएबली ये कानून तो पास होने थे। मुनीब, बिल्कुल ऐसा ही है। आप पार्लियामेंट में होते, आप बेहतर तरीके से ऑपोजिशन कर सकते थे, गेट पे चढ़ने से आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। सही आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, ऑप्टिक्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप उससे हासिल कुछ नहीं कर सकेंगे। और यही बहस इस वक्त मुनीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है कि ठीक है, हमने अपनी अवामी मकबूलियत जाहिर कर दी, हमने बड़े जलसे किए,
लॉन्ग मार्च की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन कितनी देर तक सड़कों पर रह के हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं? अगर आपने सिस्टम का हिस्सा बनना है, यानी कि आपने वजीर आजम बनना है, आपने अगर नैब चेयरमैन को अपॉइंट करना है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अपॉइंट करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में होना जरूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो अब ये समझते हैं कि अब सब कुछ तो कर लिया है इन पार्टीज ने, अब हम आके क्या करेंगे। मतलब ये सूरत हाल हो गई है। पहले आने को तैयार नहीं थे, अब कह रहे थे आके करेंगे क्या, क्योंकि जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं और अपॉइंटमेंट्स है वो तो ये पार्लियामेंट कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से पहले ही उनको अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहिए था। पब्लिक प्रेशर सड़कों पे जरूर रखते, लेकिन ये पार्लियामेंट का फोरम भी जरूर इस्तेमाल करते। अब देखिए, जो आप बात कर रहे हैं नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से, इस जो कानून में तब्दीली की गई है उससे ये बात तो है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या मिसयूज होता है इस कानून का, वो शायद रुक जाए या कम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ करप्शन केस में किसी को कन्विक्ट करना वो भी अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। लेकिन नैब जो हमारे सामने रहा है 20-25 साल में, मुनीब आप और मैं ये कह सकते हैं कि ये इदारा मिसयूज तो हुआ है, इसके कवानीन भी मिसयूज हुए हैं। इसके फवायद कितने हुए हैं? मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा नहीं है। जो बड़े केसेस की हम बात करते हैं, हमें आज तक नहीं सुना नवाज शरीफ के अलावा कि कोई शख्स जो है बड़ा सियासतदान जिसको आप कहते हैं कि बड़ी करप्शन की है, वो कन्विक्ट हुआ। इस कानून के तहत तो नहीं देखा। नैब क्लेम करती है पता नहीं हमने 450 अरब रुपए रिकवर किए पिछले 3 साल में, उनसे हिसाब मांगते हैं वो हिसाब नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो इस कानून को तब्दील करने की जरूरत थी। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जो अब किए गए हैं, तहरीक इंसाफ अपने 2 ऑर्डिनेंसेस में वो शामिल कर चुकी थी, बिजनेसमैन की शिकायत पे, ब्यूरोक्रेसी की शिकायत पे। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि कौन सा केस नैब देख सकता है, क्योंकि रेलेवेंट फोरम्स भी है, एफबीआर मौजूद है, एसएससीपी मौजूद है, कंपटीशन कमीशन मौजूद है। तो क्या वो फैसले भी नैब देखे या रेलेवेंट फोरम देखे? लेकिन एक चीज जो इस वक्त बड़ी अहम है ना, जिसकी वजह से ये कानून जो पास हो रहे हैं उस पर एक सवालिया निशान बन जाता है, वो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज। ये कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक है। बिल्कुल मुनीब के एक शख्स जो कि पीटीआई से इनहराफ करता है, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, वो गैलरी में बैठा हुआ था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं भी आ जाऊंगा वोट देने के लिए। अब वो अपने आप को कहता है कि नहीं, मैं तो तहरीक इंसाफ में हूं और मैं ऑपोजिशन करके दिखाऊंगा। और ये ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जिसकी तारीफ हुकूमत कर रही होती है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं बेहतरीन बंदा है, बेहतरीन ऑपोजिशन लीडर है। तो आप सोच लें कि एक ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसकी हुकूमत तारीफ कर रही हो, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो झोली फैला के नून लीग की टिकट चाहता हो अगले इलेक्शन में, उसने क्या कुछ कर लेना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शहजाद। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू अयाज सादिक साहब। मैंने कहा जी, क्या लेजिटिमेसी रह जाती है उस पार्लियामान की जहां पर एक ऐसा शख्स जो कि आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है, चले हम एक जो इनहराफ है उसको साइड में भी रख दें, विच अनोन फैक्ट कि वो आप उनके बेनिफैक्टर बनने वाले हैं, आप उन्हें टिकट अवार्ड करने वाले हैं मुस्लिम लीग नून का, और आज वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो उनका जवाब ये था कि भाई हम अगर किसी और को भी बना देते तो कौन सा किसी ने मान लेना था, और हमारे पास ऑप्शन क्या है राजा रियाज के अलावा, और किसको बनाते? आप क्यों बनाते? आप हुकूमत में हैं, आप क्यों बनाएंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? जो हकदार है वो बनेगा, चाहे वो जीडीए से हो, चाहे वो काफ लीग से हो, वो रियल ऑपोजिशन है, उनमें से कोई बन जाता। आपको क्यों बनाना है? आपका क्या इंटरेस्ट है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन देखेगा? वो तो ऑब्वियसली आपको अपोज करने के लिए होंगे ना। ठीक, बिल्कुल बात ठीक है।